वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चुनिंदा श्रृंखला में अब हम कुछ और चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन सभी के पास पहुंचे। तो अब हम आते हैं सीधे चुनिंदा प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला क्वेश्चन है और इसमें सुमेलित करके आपको बताना है कि कौन सी सूची इसमें सही या गलत नहीं है, वो कूट के अनुसार है क्वेश्चन। तो यहां एक बार फिर से आ जाए क्वेश्चन पे। यहां पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से दिखाना है। यहाँ देखें, अब यहां पर हम समझते हैं पहले सूची 1 को सूची 2 से। आ जाइए, देखिए यहां पर सूची दिया है, पहली सूची है, दूसरी सूची है। तो सूची 1 की तरफ दिया है गिरनार अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ लेख। दूसरी तरफ दिया है पुलुमावी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यहां पर पहले हम मिलान कर लेते हैं, तब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए गिरनार अभिलेख को ही जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, इसी को हम जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का अभिलेख है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। साथ ही साथ इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी भी मिलती है। दूसरा है नासिक अभिलेख, ये पुलुमावी का है। पुलुमावी सातवाहन शासक था, इसके विजय अभियानों की जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति ये चंपू शैली में लिखा गया था, गद्य पद्य मिश्रित। इसको उसके दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। तो इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का, खासकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत और जो विदेशी जातियां थी उनके खिलाफ जो उसने अभियान किया था, इन सबकी जानकारी मिलती है इसमें। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, जिससे स्कंदगुप्त के दौर में हुरों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये स्कंदगुप्त का है। तो यहाँ ऑप्शन से आप क्लियर हो गए। फर्स्ट का है बी और सेकंड का 1 है और थर्ड का 3 है, डी का 4 दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट का बी और बी का 1, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3। यहां ऑप्शन पर आइए। तो यहां ए का 2 दिया है, ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1। यहां थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, बी का 1 है, सी का 3, ए का 2 दिया है और बी का 1 होना चाहिए। तो यहां हम बना लेते हैं। देखें यहां हो जाएगा ए का 2 और बी का 1 हो गया, बी का 1 और सी का हो जाएगा 3 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4। तो ये आपका ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
क्वेश्चन है मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन है आपका। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देवदासी प्रथा इसी को कहा जाता है। इसी को हम देवदासी प्रथा भी कहते हैं, देवदासी प्रथा। अगर मंदिर वेश्यावृत्ति न थे देवदासी, तो ये भी सही होगा। तो अयोध्या अभिलेख दिया है। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, यहां ऑप्शन टच करें। अयोध्या अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, रामगढ़ अभिलेख और महास्थान अभिलेख दिया है। तो यहां हम सभी ऑप्शन की व्याख्या एक बार कर ले जरा सा। देखिए अयोध्या अभिलेख जो है ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलता है। और यह अभिलेख किसका है, धनदेव का है, धनदेव। नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख है ये नागानिका का है। नागानिका ये सातवाहन रानी थी। और इससे हमें भूमिदान का, इससे हमें किसका उल्लेख मिलता है, भूमिदान का, भूमिदान का उल्लेख मिलता है। यानी सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख किसमें मिलता है, इसी में मिलता है जिसमें उसने ब्राह्मणों, इसमें जो इसने भूमिदान किया था वो किसको था, ब्राह्मणों, बौद्धों, जैनियों, इन सभी को इसने भूमिदान दिया था। रामगढ़ अभिलेख यही मंदिर वेश्यावृत्ति से संबंधित है। मंदिर वेश्यावृत्ति से यही संबंध है। तो मंदिर वेश्यावृत्ति की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिली है, रामगढ़ अभिलेख है। और एक चौथा अभिलेख है महास्थान अभिलेख, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य। इससे हमें अकाल की जानकारी मिलती है, अकाल की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में अकाल पड़ गया था और ऐसे दौर में ये दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला यानी जो कर्नाटक में स्थित है उस जगह पर इससे जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, इसकी जानकारी मिलती है। तो रामगढ़ अभिलेख सी ऑप्शन आपका सही है। इसी से हमें मंदिर वेश्यावृत्ति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चलिए। भारतीय क्षत्रियों को सबुक, फुरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किस अरब यात्री ने किया है। ऑप्शन पे आए यहां, सुलेमान, इब्न खुर्दब, अल बिलादुरी, अल बरूनी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय क्षत्रियों को सबुक, फुरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किस अरब यात्री ने किया है, ये आपसे पूछा है। तो यहां ऑप्शन पे आइए। तो ऑप्शन है सुलेमान, इब्न खुर्दब, अल बिलादुरी, अल बरूनी है। देखे सुलेमान ने पुस्तक लिखा है सिलसिला उत तवारीख, सिलसिला उत तवारीख। तो इस पुस्तक में उसने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। सिलसिला उत तवारीख जो उसने लिखा है इसमें उन्हें चालुक्य शासकों के बारे में तो उल्लेख किया है, चालुक्य पुलकेशियन का उल्लेख किया है। तो पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख करता है, लेकिन और कोई जानकारी हमें इस तरीके का नहीं मिलता है कि वो सामाजिक वर्गीकरण को बताए। इब्न खुर्दब ने लिखा है पुस्तक किताब उल मसालिक व ममालिक। इसी पुस्तक में उन्होंने जो भारतीय क्षत्रियों को दो वर्गों में विभक्त किया है। तो यहां पर देखिए क्षत्रियों को इन्होंने दो वर्गों में विभक्त किया है। तो यहां पर दो वर्ग हो गए आपके, पहले हो गए सबुक फुरिया, सबुक फुरिया हो गए।
सबुकपुरिया ये राजवंशी क्षत्रिय हो गए, राजवंशीय क्षत्रिय। और दूसरे हो गए कतरिया है, दूसरे कौन से है? कतरिया। तो कतरिया की बात कर लें, कतरिया ये है साधारण क्षत्रिय, साधारण क्षत्रिय। तो इसी ने उल्लेख किया है। इसके अलावा ब्राह्मणों को इसने ब्रह्म कहा है। ब्रह्म से तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण। वैश्य को इसने वैसुरिया कहा है, वैश्य को इसने क्या कहा है? वैसुरिया। तो वैश्य को इन्होंने क्या कहा है? वैसुरिया कहा है, वैसुरिया। ठीक है। इसके बाद शूद्र को संडालिया कहा है, शूद्र को संडालिया। ठीक। इसके बाद इन्होंने जो अंत्य जातियां है यानी चांडालों का उल्लेख किया है। चांडाल को इन्होंने लहुद कहा है। इसके बाद घुमंतु जातियां हैं, घुमंतु जातियां। तो इन वर्गों का इन्होंने उल्लेख किया है, यानी आप कह सकते हैं कि 7 जातियों का उल्लेख हो गया। क्षत्रियों में ही 2 वर्ग विभाजित हो गया। इसके बाद ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, चांडाल हो गया, घुमंतु जातियां। तो 7 जातियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। अल बिलादुरी की बात कर ले जरा सा। ये ऑप्शन आपका सही है। इब्न खुर्दम ने ही भारतीय क्षत्रियों को 2 भागों में विभक्त किया है, एक सबुकपुरिया है, दूसरे कतरिया है। अल बिलादुरी की पुस्तक का नाम है फुतू उल बलदान, फुतू उल बलदान, फुतू अल बलदान है, अल बलदान। तो फुतू अल बलदान में इन्होंने जो उल्लेख किया है, इसमें जो घर वापसी की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया है। घर वापसी की यानी ऐसे लोग जो इस्लाम में दीक्षित हो गए थे, यानी ऐसे हिंदू जो इस्लाम में दीक्षित हो गए थे, उनको पुनः घर वापसी कराए गए थे, उसका उल्लेख करते हैं। और इसका उल्लेख देवल स्मृति में भी मिलता है। ठीक है। तो घर वापसी का उल्लेख करते हैं। अल बरूनी ने किताब लिखा है, कौन सा पुस्तक लिखा है? किताब उल हिंद लिखा है, किताब उल हिंद। इसमें उन्होंने 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को अपने पुस्तक के माध्यम से वर्णित किया है कि भारत का समाज उस समय कैसा था। और साथ ही साथ अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाले, संस्कृत का अध्ययन करने वाले पहले अरब यात्री माने जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था, पुराणों का गहन अध्ययन किया था। इनके पुस्तक किताब उल हिंद बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इब्न खुर्दम होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ये आपसे पूछा है। मेगास्थनीज की इंडिका है, टालमी का ज्योग्राफी है, प्लूटार्क का पैरेलल लाइन है, जस्टिन का क्रिश्चियन टोपोग्राफी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब यहां समझे हम, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखिए ये मिला हुआ है, एकदम सुमेलित है। टालमी ने ज्योग्राफिका लिखा था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ये भी सत्य है। प्लूटार्क ने पैरेलल लाइन और द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर भी लिखा है। एक पुस्तक और लिखा है, द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ये पुस्तक लिखा है। सिकंदर की जीवनी लिखा है। और जस्टिन ने ये पुस्तक नहीं लिखा है। जस्टिन की कौन सी पुस्तक है? एपिटोम है।
क्रिश्चियन टोपोग्राफी किसकी पुस्तक है? कास्मास की पुस्तक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। जस्टिन की पुस्तक का क्या नाम है? एपिटोम है। एपिटोम यानी सार संग्रह भी इसको हिंदी में कहा जाता है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी किसने लिखा है? कास्मास ने लिखा था। ये 5वीं शताब्दी के हैं। कास्मास, कास्मास ने लिखा था, जो भारत में आकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यात्री ने यह उल्लेख किया है कि अरबों को जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वह सूर्य मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस यात्री ने यह उल्लेख किया है कि अरबों को जब भी प्रतिहारों के आगमन का भय होता था तो वह सूर्य मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। ऑप्शन पे आए यहां ऑप्शन दिया है अल मसूदी, अल बरूनी, उतबी, फिरदौसी। तो अल मसूदी ने यह उल्लेख किया है। अब पुस्तक का नाम क्या है? मुरुज, मुरुज उल जहब, मुरुज उल जहब। तो ये प्रतिहारों के समय भारत आया था। तो इसने अपनी इसी पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि जब अरबों को आक्रमण का भय होता था तो ऐसे दौर में सूर्य मंदिर के तोड़ने का भय दिखाकर वो अपनी रक्षा करते थे। तो इसी पुस्तक में है। साथ ही साथ इनको अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है इन्हें, हेरोडोटस, अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है, इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है। किताब उल हिंद ये पुस्तक लिखा है। कुतुबी ने किताब उल यामिनी लिखा है, किताब उल यामिनी यानी यामिनी वंश का इतिहास लिखा है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है, शाहनामा। तो ऑप्शन आपका यही अल मसूदी सही है। इन्होंने मुरुज उल जहब में इस वृत्तांत का उल्लेख किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है। यहां पूछा है किसका कथन है कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। यहां क्वेश्चन पे आए, E.H. कार, हेरोडोटस, J.B. ब्यूरी, लाल बहादुर वर्मा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आपको बताना है कि किसका ये कथन है। ठीक है, यहां फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है, यह किसका कथन है? देखें, E.H. कार में पुस्तक क्या लिखा है? व्हाट इज हिस्ट्री लिखा है। व्हाट इज हिस्ट्री लिखा है। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री लिखा है। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला एक अनवरत संवाद है। ये ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये इसमें उल्लेख नहीं मिला। हेरोडोटस ने ही ये कहा है कि इतिहास की जो गति है वो ईश्वरीय इच्छा पर नियंत्रित होता है। यानी इतिहास के बारे में ये इन्हीं का उल्लेख है। ठीक है, यानी इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम क्या है? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका लिखा था। ठीक है, J.B. ब्यूरी ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। इन्होंने क्या लिखा है कि इतिहास एक विज्ञान है, न तो कम न तो ज्यादा। लाल बहादुर वर्मा ने क्या लिखा है कि वर्तमान की रोशनी में अतीत को झांकना ही इतिहास है। तो ये परिभाषा हेरोडोटस की है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इतिहास का पितामह भी कहा जाता है।
तो इन्होंने ये उल्लेख किया है, ठीक है, कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। यही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। किस पुस्तक का लेखन रोमिला थापर ने नहीं किया? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। यहां क्या पूछा है? किस पुस्तक का लेखन रोमिला थापर ने नहीं किया है? नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है। यानी इसमें से कौन सी पुस्तक रोमिला थापर ने नहीं लिखा है, पूछा है। देखिए, हिस्ट्री एंड बियॉन्ड ये इन्होंने लिखा है। ऑप्शन में देखे, हिस्ट्री एंड बियॉन्ड दिया है, फ्रॉम लीनियज टू स्टेट, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, शूद्र द एंशिएंट इंडिया। 4 विकल्प आपका दिया है, तो पहला भी इन्होंने लिखा है, दूसरा भी लिखा है, फ्रॉम लीनियज टू स्टेट, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, ये भी इन्होंने लिखा है। इसके बाद ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा है। किसकी पुस्तक है? राम शरण शर्मा की है, राम शरण शर्मा, ये इनकी पुस्तक है, तो ये इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन यही सही होगा, यही डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां देखे पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों को सुमेलित कीजिए, दिया है। द वंडर दैट वाज इंडिया, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ए एल बासम, इसके बाद है हिंदू पॉलिटी पीवी काड़े, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया केपी जायसवाल, ये आपसे पूछा है। यहां मिलान करना है। देखिए, द वंडर दैट वाज इंडिया किसकी पुस्तक है? ए एल बासम की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काड़े की पुस्तक है। हिंदू पॉलिटी किसकी पुस्तक है? केपी जायसवाल की पुस्तक है। और इसके बाद देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पूछा है, ये हेमचंद राय चौधरी की पुस्तक है। यहां पर हम आते हैं ऑप्शन पर, तो पहले का होगा, पहले का है, पहले का बी ऑप्शन सही है, और दूसरे का होगा सी, तो बी सी, और तीसरे का हिंदू पॉलिटी का डी होगा, और लास्ट का है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसका होगा हेमचंद राय चौधरी है। तो यहां हम आए ऑप्शन पे, तो बी सी, इसके बाद क्या है? डी ए पूछा है ना, तो यही लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला, बी सी डी ए, यही ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, बी सी डी ए। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युगों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही कूट का चयन पूछा है। युग पूछा है, ध्यान रखे रहेगा। यहां देखिए, अभी हम स्पष्ट कर लेते हैं। युग पूछा है और उसके कालक्रम के अनुसार पूछा है। ठीक, द्वापर, कृत और त्रेता, कलयुग, यानी पहले ऑप्शन में है द्वापर है, दूसरे में कृत पूछा है, तीसरे में कली पूछा है, और चौथे में त्रेता पूछा है। तो यहां हम इसको हल करते हैं जरा सा। देखिए, पहला जो है यहां पर, यहां हल करें इसको। पहला है कृत है, कृत, तो कृत किसमें दिया है? यहां पर सी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद कृत के बाद क्या होगा? त्रेता होगा, सी के बाद डी हो गया, त्रेता। इसके बाद क्या होगा? द्वापर होगा, द्वापर। इसके बाद क्या होगा? सी, यहां पर कृत दिया है, बी है, बी है, सॉरी, सी में दिया है कली। तो ये 4 युग है, मतलब बी डी ए सी, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो कृत ये पहला हो गया, पहला युग हो गया, ये आपका पहला युग हो गया। त्रेता दूसरा युग हो गया, द्वापर क्या हो गया? तीसरा युग हो गया, और कली क्या हो गया? चौथा हो गया। तो 4 युग हैं आपके। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हुए। तो यहां पर हम ऑप्शन पे आते हैं। देखें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बी डी ए सी जिसमें दिया है, बी डी ए सी,
यहां आए हम ऑप्शन पर, तो बी डी ए सी किसने दिया है? स में दिया है। तो यहां स ऑप्शन सही है आपका। बी डी ए सी किसने दिया है? स ऑप्शन में दिया, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां दो कथन दिया है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों की माप पद्धति को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये दो ऑप्शन आपसे दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है और सिक्कों की माप पद्धति को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। यहां आइए ऑप्शन पे, इसमें दिया है पहला दोनों गलत है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है या न्यूमिस्मेटिक्स। पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, दोनों सही है। तो पहला सही दूसरा गलत, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी मुद्रा को जो मापा जाता है उसकी विधि को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पहला गलत दूसरा सही, यानी यहां दोनों ऑप्शन में जो सही है यही ऑप्शन सही है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी दोनों सही है। यानी जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। दूसरा जो उसकी मापन पद्धति है उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो यही ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चले यहां आपसे पूछा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस के लेखक कौन है? ये पुस्तक पूछा है। इसमें ऑप्शन है हेनरी इलियट, जेम्स मिल, वी ए स्मिथ और मैक्स मुलर दिया है। क्वेश्चन क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियन के लेखक क्या है, यही पूछा है। देखें, ये जो पुस्तक है ये हेनरी इलियट की पुस्तक है, ये इन्हीं की पुस्तक है। और हेनरी इलियट पहले ऐसे ब्रिटिश विद्वान है जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास पर लिखा है, तो यही पुस्तक है। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है। दूसरा जेम्स मिल ने क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल की ये पुस्तक हो गई। विसेंट स्मिथ का है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया इनकी पुस्तक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसके बाद अकबर द ग्रेट मुगल है, अकबर 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 द ग्रेट मुगल। ये पुस्तक है। इसके अलावा एक है अशोका द ग्रेट है, अशोका द ग्रेट है। इसके बाद एक और पुस्तक है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये विसेंट स्मिथ की ये पुस्तक है। मैक्स मूलर का क्या है? सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, सेक्रेट बुक्स, सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। तो ऋग्वेद का इन्होंने इसी नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसमें हेनरी इलियट आपका ऑप्शन सही है। हेनरी इलियट ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड
बाय इट्स ऑन हिस्टोरियन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। किन पुस्तकों के लेखकों में मेगास्थनीज के इंडिका के अंश पाए जाते हैं? तो यहां ये पूछा है, एरियन है, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, स्काईलैक्स पूछा है। यानी किन पुस्तकों में इनके अंश पाए जाते हैं, यानी लेखकों के जो इंडिका के उदाहरण है वो किन लेखकों की पुस्तकों से पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और स्काईलैक्स पूछा है। यहां ऑप्शन पे आइए, चले विकल्प में आ जाइए। देखिए यहां पर जो पूछा है इसमें एरियन के भी पुस्तक में उदाहरण मिलता है, स्ट्रैबो के भी, प्लूटार्क के भी, केवल स्काईलैक्स में नहीं मिलता है, ध्यान रखे रहिएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के पुस्तकों में उदाहरण किसका मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका का उदाहरण मिलता है, मेगास्थनीज के इंडिका का, ठीक है, इसका उदाहरण मिलता है। तो ये स्काईलैक्स का नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। इसको पहला ज्ञात यूनानी माना जाता है, लेकिन इसके पुस्तक में ये उदाहरण नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, यही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। 1, 2, 1 और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। यहां है 1, 2 वो तो सही ही है, 1 भी सही है, 1, 2, 3 ये सही है, एकदम परफेक्ट। फिर तीनों में मिलता है, 1, 2, 3, 4 चारों में नहीं मिलता है, स्काईलैक्स ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां पूछा है निम्नलिखित अभिलेखों और उनसे संबंधित शासकों को सुमेलित कर सही पुट का चयन करना है। पहला है यहां रबातक अभिलेख है, उत्तर मेरू अभिलेख है, बादामी अभिलेख है, एहोल अभिलेख दिया है। इसलिए आपसे पूछा है वही मिलान करने का ही पूछा है, यानी यहां मिलाना है कि कौन सा पहले, दूसरे, तीसरे पर है। यहां आप पहले समझ लीजिए फिर आते हैं उस पर। यहां है, देखें रबातक अभिलेख किसका है? कनिष्क का है, ठीक है। रबातक अभिलेख किसका है? कनिष्क का है। इससे कुषाणों के वंशावली की जानकारी मिलती है। उत्तर मेरू अभिलेख किसका है? परांतक का है। इसमें परांतक के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। बादामी अभिलेख किसका है? पुलकेशिन प्रथम का है, ये प्रथम का है, ठीक है, फर्स्ट का है, ठीक है। इसको कन्नड़ भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है और इसी अभिलेख से पुलकेशिन फर्स्ट के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा था, और पुलकेशिन के विजय अभियान की जानकारी भी इसी पुस्तक से मिलती है। तो ठीक है, यहां मिला लीजिए। रबातक ए का डी हो गया, यानी पहले का डी, दूसरे का सी, पहले का डी, दूसरे का सी, और तीसरे का आपका इसमें दिया है बादामी अभिलेख है ना। तो बादामी है आपका ये पुलकेशिन फर्स्ट का है, ठीक है। तो 1 का डी और 2 का सी, 1 का डी, 2 का सी, डी सी, और इसके बाद क्या है? डी सी बी, डी सी बी ए, ये ऑप्शन होगा, डी सी बी ए आए इधर ऑप्शन में। तो ऑप्शन आपका सही होगा, डी सी बी ए, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां शंकराचार्य द्वारा कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया? भाषण नहीं है, भाष्य है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है।